ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, दिसंबर 2023 का ये क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से है। यहां कह रहा है अगर राम का मतलब होता है 32 और सीता का मतलब होता है 49, तो श्याम का क्या मतलब होगा। तो जैसा आप सबको पता है, कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको ये चार्ट पहले बना लेना होता है, ABCD से लेकर Z तक लिखना है और उसके बगल में उसका करस्पॉन्डिंग नंबर, तो 1 2 3 4 से स्टार्ट करके Z तक 26 तक आएगा। ये आपको साफ साफ अपने रफ वर्क में लिख लेना है। तो आपको क्या करना है, जब भी कोडिंग डिकोडिंग का आपके सामने सवाल है तो आपको सबसे पहले देखना है, जैसे मान लीजिए राम है, तो आपको क्या करना है, इन लेटर्स को नंबर्स में, करस्पॉन्डिंग नंबर्स में बदल देना। तो अगर हम अपने चार्ट पे जाएं तो यहाँ पे आर का मतलब है 18, तो हम यहाँ पे 18 लिख देते हैं। ए का मतलब होता है 1 और एम का मतलब होता है 13, तो ए का मतलब है 1 और एम का मतलब है 13। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हम देखेंगे कि वाकई इन तीनों को प्लस करने पे क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि शाम का क्या मतलब होगा। शाम का मतलब निकालने के लिए एस के बगल में कौन सा नंबर है, एच के बगल में कौन सा है, वाई के बगल में, ए के बगल में, एन के बगल में, इन सबको मिला करके प्लस कर देना है ना। तो राम से ही सीता की जरूरत नहीं पड़ी। कंफर्मेशन के लिए आप चाहें तो कर सकते हैं, उसमें 49 ही टोटल निकल के आएगा, बट यहां हमें समझ में आ गया, हम आगे बढ़ जाएंगे और शाम को करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो शाम है, तो एस के बगल में 19वां नंबर है, तो 19, एच है 8, 25, 1 और 13, तो 19, 8, 25, 1 और 13 को जब हम जोड़ेंगे तो 66 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 66। आई होप आपको समझ में आ गया। सो गाइस, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दिसंबर 2023 से, और जो हमारा प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम है जिसमें ब्रिटिश एजुकेशन है, उससे ये टॉपिक है। तो यहां देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज was the largest in initial years of लॉर्ड कुर्जॉन्स regime। तो आप सबको पता है लॉर्ड कुर्जॉन जो थे, एक इंपॉर्टेंट उन्होंने रोल निभाया, काफी सारी उन्होंने स्कीम्स और प्लान्स बनाए और बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस किया इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जब लॉर्ड कुर्जॉन का राज था या उनका जब एक तरीके से शासन चलता था, तो कौन सी यूनिवर्सिटी इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। तो यहाँ पे है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी। तो सही जवाब है कलकत्ता यूनिवर्सिटी। सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी अगर बनी इंडिया के अंदर तो वो बनी थी कलकत्ता के अंदर। शुरुआत जो है एजुकेशन की वो वहीं से हुई थी, और उसके बाद आगे चल के दूसरी जगहों पर भी यूनिवर्सिटीज बनने लगी, इसलिए सही जवाब 1 है। 2023 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आईसीटी में ये जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला टॉपिक है, टाइप्स ऑफ मेमोरीज, इसी में से आया है। सरल क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पूछ रहा है ए कंप्यूटर यूजेस रैम एंड रोम टू स्टोर डेटा। स्टोर डेटा करने के लिए अलग अलग प्रकार की मेमोरी यूज होती हैं, जिसमें ये क्वेश्चन रैम और रोम से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब रोम इज आर ट्रू। अब ये क्वेश्चन कह रहा है रोम के बारे में, ये 3 पॉइंट जो दिए हुए हैं उनमें से कौन से पॉइंट रोम के लिए, रीड ओनली मेमोरी के लिए हैं। सबसे पहले कह रहा है इट स्टोर्स द प्रोग्राम एंड डेटा दैट आर करंटली इन यूज। जो भी प्रोग्राम का डेटा अभी करंटली कंप्यूटर के द्वारा यूज किया जा रहा है उसको ये स्टोर करता है। तो अगर आपने पढ़ा है मेरे से आईसीटी कोर्स में तो आपको पता है ये बात लागू होती है रैम के लिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी में करंट डेटा होता है, रोम में नहीं होता। इट इज यूज टू बूट अप द कंप्यूटर व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑन। ये कब यूज होता है, जब कंप्यूटर को पावर देते हैं, या इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बूट प्रोसेस। कंप्यूटर को जब हम बूट अप करते हैं तब ये रोम यूज होती है, तो ये सही बात है। तीसरा, इट्स कंटेंट्स आर रिटेन्ड व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। और पावर को अगर काट भी दिया जाए या कंप्यूटर को शट डाउन भी कर दिया जाए तब भी रोम के अंदर जो डेटा है, ये पॉइंट कहता है कि वो रिटेन रहता है, मतलब सेव्ड रहता है, और ये भी बात सही है। इसका मतलब बी और सी पॉइंट यानी 4th ऑप्शन सही। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगस्त 2024 का ये क्वेश्चन है, और
प्लेजरिज्म का जो हमारा अधिनियम है यूजीसी का 2018 का, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उससे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेजरिज्म, which of the following percentage of similarity in the thesis would result in the cancellation of a student's registration in the program he she registered in? कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत कितने प्रतिशत यदि आपका जो डिसर्टेशन है वो सिमिलर दिखता है किसी दूसरे के काम से, तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा जो है आपकी पीएचडी का। तो इसका मतलब ये सजा जो है बहुत बड़ी है, और कम अगर सिमिलैरिटी दिखती है तो दोबारा मौका दिया जाता है। बट यहाँ पे जो केस दिया है वो कह रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब कि बहुत ज्यादा समानता जो है आपके काम में है। तो ये पूरे के पूरे लेवल्स हैं, और इन लेवल्स को आपको याद करना पड़ेगा कि कितने लेवल के प्लेजरिज्म पे कितनी सिमिलैरिटी पकड़ी जाती है आपके काम की, और उस हिसाब से आपको सजा दी जाती है। तो खैर यहाँ पे जो प्लेजरिज्म लेवल है वो लेवल 3 है। ये सबसे आखिरी और सबसे बड़ा लेवल होता है, जिसमें कि आपका सीधा रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाता है। और यहाँ पे यदि आपका काम 60% से ज्यादा किसी दूसरे के काम से सिमिलर दिखाई देता है तो इसे बहुत बड़ी प्लेजरिज्म मानी जाती है। मतलब आधे से ज्यादा काम तो आपने दूसरे का कॉपी करके कर लिया। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो 60% से अधिक है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही है, 61%। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत कॉमन सेंसिकल आईसीडीए क्वेश्चन है 2025 से, और ये ध्यान से समझ लें क्योंकि बहुत बच्चों को उसमें कंफ्यूजन होती है, हालांकि इतना कोई कठिन चीज नहीं है। यहां पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है एप्स। एप्स सिंपली आप सबको पता होगा जो आप अपने फोन में इंस्टॉल करते हो। तो यहाँ पे पूछ रहा है इनमें से कौन सी एप्स हैं और कौन सी नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अपाचे ओपन ऑफिस एंड एप्पल आईओएस। कौन सी ऐप है और कौन सी नहीं है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कौन सा नहीं है। तो देखो ध्यान से समझो कि कोई भी चीज जो आप अपने फोन में या कंप्यूटर में अलग से इंस्टॉल करते हो और उससे आपका कोई काम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है, आप सबको पता है। ब्राउजर आप इंस्टॉल करते हो, उससे आप वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हो, तो ये एक ऐप है। उसी तरीके से फायरफॉक्स भी एक ब्राउजर है, तो ब्राउजर भी एक ऐप है ना। तो कंफ्यूज मत होना, ब्राउजर क्या है ऐप क्या है। ऐप मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आप अपने कंप्यूटर पे यूज कर रहे हो, अलग से इंस्टॉल करते हो और उससे कोई एक आपका काम निकलता है। तो जो ब्राउजर है उससे आप वेब पेज देखते हो, एक प्रकार की ऐप है। इसके अलावा अगला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अगेन एक चीज जो इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर पे और उससे आप ऑफिस से जुड़े हुए काम कर पाते हो। और इसी का फ्री वर्जन है ओपन ऑफिस। तो आप पैसे नहीं खर्चा करना चाहते तो ओपन ऑफिस भी आता है, उसको आप इंस्टॉल कर लो, उससे भी काम हो जाएगा, है ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पेड होता है, बट फिर भी ये दोनों अलग से इंस्टॉल करते हो, इससे कोई आपका एक काम निकलता है, तो ये एक ऐप है। आखिरी ऑप्शन है एप्पल आईओएस। आईओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आईफोन में डला होता है। जैसे आपके फोन में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही एप्पल के आईफोन में आईओएस डला होता है, वो एप्पल वालों का सॉफ्टवेयर है। तो एंड्रॉइड में आप देखो कि एंड्रॉइड के ऊपर कोई आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। आप खुद से एंड्रॉइड को इंस्टॉल नहीं करते, वो पहले से इंस्टॉल्ड आपके फोन में आता है। जब नया फोन खरीदते हो, खोलते हो, ऑन करते हो तो एंड्रॉइड चल रहा होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बड़ा सॉफ्टवेयर है जो पहले से आपके मशीन में डला होता है और उसके ऊपर कोई आप ऐप डालते हो, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डायरेक्टली मदद नहीं करता, कोई आपका काम नहीं करता। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म आपको देता है जिसपे कोई निश्चित ऐप डाल के आप अपना काम कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ई ऑप्शन इसके अंदर नहीं आएगा, सेकेंड ऑप्शन ए बी सी डी सही है। तो ये क्वेश्चन हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड से है। आइए देख लेते हैं इन दोनों स्टेटमेंट में कौन से सही और कौन से गलत है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया है, सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो टीचर सेंटर्ड लर्निंग होती है उसमें टीचर गिव अप कर देता है, यानी छोड़ देता है ट्रेडिशनल अप्रोच को। जो ट्रेडिशनल टीचर का रोल होता है पुराने ज़माने की क्लासेस में, उसको छोड़ देता है। और कौन सा रोल चुनता है, कौन सा रोल चुनता है, एक फैसिलिटेटर का रोल चुनता है जो कि स्टूडेंट की फीलिंग पे ज़्यादा फोकस करता है। तो इस बात को समझो, ये जो क्वेश्चन है ये टीचर और स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग से है।
टीचर सेंटर्ड मतलब पुराने ज़माने का तरीका जिसमें टीचर एक अथॉरिटी वाला पर्सन होता है क्लास में और स्टूडेंट को उसे सुनना पड़ता है, लेक्चर बेस्ड मेथड भी होता है उसके अंदर। और स्टूडेंट सेंटर्ड नया तरीका है जिसके अंदर टीचर स्टूडेंट को समझने की कोशिश करता है और उसके हिसाब से या हर स्टूडेंट के हिसाब से ज्ञान देने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे उल्टा कह रहा है स्टेटमेंट में, कह रहा है टीचर सेंटर्ड लर्निंग में टीचर जो अपना पुराना डिसीजन मेकिंग रोल है उसे छोड़ देता है और एज अ फैसिलिटेटर काम करता है। तो ये लर्नर सेंटर्ड का पॉइंट है, ये टीचर सेंटर्ड का पॉइंट नहीं है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत होगा। जबकि दूसरा स्टेटमेंट हम लोग देखें तो यह कह रहा है लर्नर सेंटर्ड मेथड जो होता है उसमें टीचर दुनिया को ऐसे देखने की कोशिश करता है जैसे एक स्टूडेंट देखता है, यानी कि स्टूडेंट के तरीके से चीज़ों को समझने की टीचर यहाँ पे कोशिश करता है। और क्या करता है, क्रिएट करता है एक ऐसा एटमॉस्फेयर या एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि स्टूडेंट के लिए एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन वहाँ पे अवेलेबल कराता है। एम्पैथेटिक मतलब जहाँ टीचर इमोशनल रूप से स्टूडेंट से जुड़ा हो, स्टूडेंट की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझे और उनका समाधान, हर एक स्टूडेंट के प्रॉब्लम का समाधान वो करने की कोशिश करे। तो ये सही बात है क्योंकि जो लर्नर या जो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है इसमें स्टूडेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये वाला पॉइंट हमारा सही हो जाएगा। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है जबकि स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, थोड़ा ट्रिकी है, 2025 में आया है, फैलेसी का क्वेश्चन है। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रोफेसर एक्स हैज आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ एकेडमिक टेन्योर। प्रोफेसर एक्स कोई है और उन्होंने एकेडमिक टेन्योर यानी कि जो एकेडमिक रिलेटेड ड्यूरेशन है उसके फेवर में उन्होंने कोई बात कही है। बट वाई शुड वी लिसन टू प्रोफेसर एक्स, बट हमें क्यों प्रोफेसर एक्स को सुनना चाहिए आखिर। एज अ टेन्यूर्ड प्रोफेसर, वो खुद ही जो है एक टेन्यूर्ड प्रोफेसर है यानी कि उनका कार्यकाल जो है अभी चल रहा है। ऑफ कोर्स ही सपोर्ट्स टेन्यूर इज रिलेटेड टू द फैलेसी ऑफ, कह रहे हैं ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोफेसर एक्स जो है वो एकेडमिक टेन्यूर के फेवर में कोई बात कहते हैं, लेकिन शायद हमें प्रोफेसर एक्स की बात नहीं सुननी चाहिए, वो खुद ही टेन्यूर वाले प्रोफेसर हैं तो वो तो उसके फेवर में बात करेंगे ही करेंगे, है ना। तो ये जो फैलेसी है ये है एड होमिनेम फैलेसी। ठीक है, तो हमने इसे एड होमिनेम करके पढ़ा है बट यहाँ पे इसका नाम बदल दिया गया और यहाँ पे इसको कर दिया गया अटैकिंग द मोटिव। ठीक है, तो ये फैलेसी वो है जब हम किसी के आर्गुमेंट को डिसमिस करते हैं वो जो बात कह रहा है उसको समझ के नहीं, वो पर्सन क्या है उसके बेसिस पे। ठीक है, जैसे हमारे घर में भी होता है ना कि हम कोई बड़ी महान बात करते हैं और हमें कोई टोक दे के अरे तुम तो चुप रहो, सुबह 10 बजे सो के उठते हो और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। यहाँ पे फैलेसी क्यों है, क्योंकि जो हम बात कह रहे हैं उसे सुना जाना चाहिए, ना कि मेरे किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को, या मैं कोई बुरी चीज करता हूं उसको, उसके वजह से मेरे कोई बड़ी बहुत अच्छी बात को खारिज नहीं करना चाहिए, है ना। ये आई होप आप समझ गए। तो पॉलिटिक्स में ये सब बहुत ज्यादा होता है कि कोई नेता है अगर वो कोई पते की बात कह रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी को ही बिगाड़ दो, उसे कुछ भी कॉमेडियन बना दो या उसे कुछ भी बोल दो कि भाई ये तो अपराधी है तो इसकी बात क्यों सुनी जाए। बात को देखो कि वो बात क्या है ना। तो यहाँ पे भी सेम फैलेसी है क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि ये प्रोफेसर एक्स जो है ये खुद तो टेन्योर्ड प्रोफेसर है और बात कर रहे हैं कि फेवर में बात कर रहे हैं एकेडमिक टेन्योर के। अरे भाई एकेडमिक टेन्योर सही है नहीं है, फेवर में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस पर बात करो ना। वो खुद क्या है उस पर क्यों बात कर रहे हो। वो अगर खुद टेन्योर प्रोफेसर है तो मतलब ये जो एकेडमिक टेन्योर है वो बेकार हो जाएगा, इसका कोई लेना देना नहीं। आई होप आप समझ गए। तो यहाँ पे इसलिए अटैकिंग द मोटिव या एड होमिनेम फैलेसी हो जाएगी, यानी सेकंड ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम या वैदिक पीरियड जो है हायर एजुकेशन में उससे लिया गया है, जून 2024 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे एंशंट ग्रंथ या एंशंट ट्रीटाइजेस दिए हुए हैं और उनके जो ऑथर हैं, उनके जो रचयिता हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। लीलावती, योग सूत्र, न्याय सूत्र, अर्थशास्त्र, चाणक्य, गौतम, पतंजलि एंड भास्कराचार्य। तो आपको मिलाना है कि किस व्यक्ति ने कौन से इन ग्रंथों को रचा है। तो यहाँ पे कॉमन सेंस का भी यूज करेंगे तो भी काम चल जाए। हालांकि मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है लेकिन कॉमन सेंस का भी यूज करेंगे तो बड़े आराम से आप इसको कर लेंगे।
अब जैसे आप सबको चाणक्य के बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पे पोस्ट और इंस्टाग्राम पे फोटो, चाणक्य की नीति, ऐसा करना हो तो ऐसा कभी मत करना। तो चाणक्य मुझे लगता है इन सब में काफी ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा बच्चों को चाणक्य के बारे में पता होगा। और आप सबको पता होगा कि चाणक्य जो है वो नीतियां बताते थे, राज्य की नीतियां, अर्थशास्त्र की नीतियां एंड सो ऑन। तो अगर आपको पता है तो आपके दो ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे कि डी का 1 है। अभी भी हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हुआ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ए पहले और दूसरे में से। अब अगर आगे बात करें तो पतंजलि भी फेमस है, बहुत बच्चों को पतंजलि के बारे में पता होगा भाई। बाबा रामदेव का ब्रांड का नाम भी है पतंजलि, और बाबा रामदेव खुद क्या कराते हैं, योगा कराते हैं। तो पतंजलि में भी किस पे काम किया होगा, योगा पे ही काम किया होगा, कॉमन सेंस की बात है ना। तो आप योगा सूत्रा को ऐड कर सकते हैं पतंजलि के साथ, तो बी का 3, और यही करते ही जो है हमारा आंसर निकल आएगा। तो ए का 4 हो गया, यानी कि लीलावती जो है वो लिखी है भास्कराचार्य ने, ये बहुत कम लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी हमने बना लिया। बी हमें क्लियर हो गया। सी हो गया न्याय सूत्र, और न्याय सूत्र दिया है गौतम ऋषि ने, है ना। तो इस तरीके से आपको जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जरूरी नहीं कि आप किताब में पढ़ें तभी इन क्वेश्चंस को कर पाए, उनका भी यूज करके आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा 1 सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा असेसमेंट चैप्टर से है। हम सब ने बेसिक जो कंसेप्ट है वो पढ़े हुए हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, समेटिव असेसमेंट क्या है। लेकिन अगर हम थोड़ा और इसमें एडवांस जाएं तो कुछ और प्रकार के असेसमेंट्स होते हैं जिससे आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 ऐसे प्रकार के असेसमेंट्स की बात की गई है, इप्सेटिव असेसमेंट एंड ऑथेंटिक असेसमेंट। तो इनको हम देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला दिया है इप्सेटिव असेसमेंट के बारे में, कह रहा है इप्सेटिव असेसमेंट वो होता है जिसमें हम किसी स्टूडेंट की जो करंट परफॉर्मेंस है उसे उसी स्टूडेंट की पिछली परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसने किसी टेस्ट में कुछ परफॉर्म करा, कुछ महीने बाद उसका फिर से टेस्ट लिया गया। अब जो दोबारा उसका टेस्ट लिया गया उसे उसी की पिछली टेस्ट की परफॉर्मेंस से कंपेयर करके समझा जाता है कि कितनी लर्निंग हुई है या कितनी लर्निंग नहीं हुई है। तो ये बात सही है, इप्सेटिव असेसमेंट का यही मतलब होता है। दूसरा स्टेटमेंट है ऑथेंटिक असेसमेंट के बारे में। यहां कह रहा है ऑथेंटिक असेसमेंट असेसमेंट लेने का एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम उन्हीं स्किल्स और एबिलिटी को टेस्ट करते हैं जो कि वाकई रियल लाइफ सिचुएशन में कोई स्टूडेंट अप्लाई करने के काबिल हो पाया है ना। तो रियल लाइफ में यदि आप कोई स्किल यूज कर पाते हैं तो उसे अगर टेस्ट किया जाए तो वो कौन सा असेसमेंट कहलाता है, ऑथेंटिक असेसमेंट। इसीलिए इसका नाम है ऑथेंटिक, यानी वाकई जब आप कोई स्किल प्रैक्टिकली भी यूज कर पाते हैं ना तो उसे जांचने के लिए ये असेसमेंट किया जाता है। और ये भी स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सो गाइस ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉजिकल रीजनिंग में फैलेसीज से क्वेश्चन लिया गया है सितंबर 2024 से। और फैलेसीज के क्वेश्चंस हो गए, ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, पूरी कहानी आपको पढ़नी पड़ेगी और उसके बाद आपको समझना है आखिर कौन सी फैलेसी इस लॉजिक में हो रही है। तो यहां लिखा है विच इनफॉर्मल फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फेमस एक्टर जिमी पैकर हैज सेड इन एन इंटरव्यू दैट एस्ट्रोलॉजी इज अ रियल साइंस। तो कोई एक्टर है जिमी पैकर और वो अपने एक इंटरव्यू में कहता है कि भाई जो एस्ट्रोलॉजी है वो क्या है, वो रियल साइंस है, असली विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान है। Therefore, scientists now must acknowledge that astrology is actually a science. और इसीलिए अब साइंटिस्ट को जो है एक्नॉलेज करना चाहिए अब, क्योंकि इस जिमी पैकर ने भी कह दिया है अपने इंटरव्यू में कि भाई रियल साइंस है, इसलिए मुझे लगता है कि अब साइंटिस्ट को भी एक्नॉलेज करना चाहिए, उन्हें भी मान लेना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी एक रियल साइंस है। तो इस आर्गुमेंट में कौन सी फैलेसी है? तो इस आर्गुमेंट में जो फैलेसी है वो है ऑप्शन नंबर 1, अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो भाई ये एक एक्टर है, फेमस एक्टर है, और एक्टर साइंस की बात अगर करे तो उसे हम अप्रूव नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी। माना हमसे बहुत ऊपर है, फेमस एक्टर है, लेकिन इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, मतलब कि वो अब साइंस पे अथॉरिटी नहीं कर सकता है।
एक्टिंग के बारे में कुछ बोले तो हम फिर भी मान सकते हैं कि हाँ भाई इतना बड़ा एक्टर कह रहा है एक्टिंग के बारे में, फेमस होने के बारे में, है ना, अपने जो एंजाइटी है उसको भीड़ में मैनेज करने के बारे में कुछ बता रहा है, तो उसमें कोई सच्चाई हो सकती है। लेकिन एक्टर अगर साइंस के बारे में बता रहा है तो बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है कि अब साइंटिस्ट को भी एक्नॉलेज कर लेना चाहिए, है ना। हालांकि इस आर्गुमेंट का ये मतलब नहीं है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी रियल साइंस है, ये बात झूठ है, तो उसका ये मतलब नहीं कि एस्ट्रोलॉजी एक फेक साइंस है, उसकी बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ बस ये बात हो रही है कि एक एक्टर के एस्ट्रोलॉजी को रियल साइंस मान लेने से ये प्रूव नहीं हो जाएगा कि ये वाकई एक रियल साइंस है। आई होप आप समझ गए। तो सही ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। ये काफी नए पैटर्न का सवाल है, पीपल एंड एनवायरनमेंट से, जून 2024 से लिया गया है। और यहाँ न्यूक्लियर पोल्यूशन सेक्शन में एक टर्म आया है यहाँ पे ब्रीडर रिएक्टर का। तो न्यूक्लियर रिएक्टर आप सबको पता है क्या होता है, जिससे न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा ऊर्जा बनाई जाती है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एक प्रकार होता है ब्रीडर रिएक्टर का, उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ देख लेते हैं कि सबसे पहले समझ ही लेते हैं कि ब्रीडर रिएक्टर का क्या मतलब है। जैसे कि नाम ही बता रहा है ब्रीडर, ब्रीडर का मतलब है ब्रीड करने वाला, कुछ नया उत्पादन करने वाला। तो ब्रीडर रिएक्टर एक ऐसा रिएक्टर है जिसमें आप जितना इनपुट डालते हो, मतलब जितना आप न्यूक्लियर पदार्थ डालते हो, वो उसको विखंडित करता है ना, और उससे वो ऊर्जा बनाता है। और इसके अलावा उससे जो कूड़ा निकलता है, मतलब न्यूक्लियर अवशेष जो निकलता है, वो फेंक दिया जाने वाला नहीं होता, वो ऐसा अवशेष निकालता है जिसे दोबारा यूज किया जा सकता है फिर से ऊर्जा बनाने में। तो इस तरीके से जो ब्रीडर रिएक्टर है वो बहुत इकोनॉमिकल होता है, इसमें वेस्टेज कम होती है और कम से कम जो मटेरियल है उससे ज्यादा ज्यादा ऊर्जा बनाई जा सकती है। तो आइए कुछ पॉइंट्स जो दिए हैं देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स सही हैं। सबसे पहला, दे प्रोड्यूस मोर फिजल मटेरियल देन दे कंज्यूम, है ना। तो यहाँ पे जो आप मटेरियल डालते हैं वो उसको तो तोड़ता ही है और बाकी का जो मटेरियल होता है उससे और मटेरियल बना करके वो निकाल देता है। तो ये बात हमारी सही हो जाएगी। उसके बाद है देयर आर नो ब्रीडर रिएक्टर्स इन इंडिया, इंडिया में कोई ब्रीडर रिएक्टर नहीं है। तो इंडिया में निश्चित रूप से ब्रीडर रिएक्टर्स हैं, मैंने आपको पढ़ा है, कमेंट में बता देना कि इंडिया में कहां कहां ब्रीडर रिएक्टर्स हैं। उसके बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फास्ट एंड स्लो ब्रीडर रिएक्टर्स, तो ये बात सही है, ब्रीडर रिएक्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक जल्दी ऊर्जा बनाते हैं, एक धीमे ऊर्जा बनाते हैं। उसके बाद है फॉर ब्रीडिंग ऑपरेशन द कन्वर्जन रेशियो फिजल मटेरियल मटेरियल प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड शुड बी मोर देन 1। तो क्या कह रहा है कि ब्रीडिंग ऑपरेशन का क्या मतलब है कि जितना भी उसमें मटेरियल डाला जाए उत्पादन के लिए, उससे ज्यादा मटेरियल जो है वो, मतलब जितना कंजम्पशन के लिए डाला जाए, खर्चा करने के लिए डाला जाए, उससे ज्यादा वो उत्पाद उसका कर दे। 1:1 रेशियो ना हो, 1 से ज्यादा रेशियो हो, मतलब ज्यादा जितना डाला जाए उससे ज्यादा वो उसको उत्पादन करे उसका। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। अगला है ब्रीडर रिएक्टर प्रोड्यूसेस मोर न्यूक्लियर वेस्ट देन कन्वेंशनल वंस। कह रहा है कि ब्रीडर रिएक्टर जो है कन्वेंशनल जो आम रिएक्टर्स होते हैं उनसे ज्यादा वेस्ट, उनसे ज्यादा कूड़ा प्रोड्यूस करता है। तो ये बात गलत हो जाएगी। ब्रीडर रिएक्टर जो है बहुत कम अवशेष या कूड़ा जो है प्रोड्यूस करता है, उल्टा जो मटेरियल हम डालते हैं उसे हम फिर से रीयूज में ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे ए, सी और डी पॉइंट सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। सो गाइस ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है सितंबर 2024 से। ये क्वेश्चन है कंटेंट एनालिसिस के बारे में। हमने काफी सारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स के बारे में बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से वन ऑफ द मेथड्स है कंटेंट एनालिसिस, यानी कि हमारे पास जो टेक्स्ट होता है उसकी एनालिसिस करना कि भाई उसमें से हम क्या जानकारी अपनी रिसर्च के लिए निकाल के ला पा रहे हैं। तो कौन से पॉइंट्स इससे रिलेटेड हैं वो आपको पिक करने। तो सबसे पहले the main use of content analysis has been in the examination of printed text and documents। तो जो भी printed text है, पुराने जमाने के documents हैं, उसकी एनालिसिस करना कि कहाँ क्या लिखा है, क्या हम इसमें से कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं, नई जानकारी डिराइव कर सकते हैं, ये सब क्या है, कंटेंट एनालिसिस का मेन यूज है, मेन प्रयोग है उसका। कंटेंट एनालिसिस लैक्स ट्रांसपेरेंसी, कंटेंट एनालिसिस में पारदर्शिता की कमी होती है। कोडिंग इज क्रूशियल इन कंटेंट एनालिसिस। अब कोडिंग एक टर्म है जो आप कंटेंट एनालिसिस, अगर आपने मेरे से पढ़ा होगा तो आपने समझा होगा कि जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं कंटेंट की एनालिसिस करने में, तो
जो भी हम निष्कर्ष निकालते हैं या जो भी हम उसमें से जानकारी निकालते हैं उन्हें एक कोड के रूप में देखते हैं, और कई कोड मिला करके हमें कई सारी बातें क्लियर होती हैं। तो कोडिंग एक पार्ट है, क्रूशियल पार्ट है कंटेंट एनालिसिस का। It is almost impossible to devise coding manuals that do not entail some interpretation on the part of coders. ध्यान से समझते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। It is almost impossible to devise coding manuals, कह रहा है कोडिंग मैनुअल को बनाना असंभव है जो कि एंटेल नहीं करते कुछ इंटरप्रिटेशन। क्या मैंने आपको बोला कोडिंग का क्या मतलब है कि कुछ ऐसी बातें जो हम लोग निकालते हैं कंटेंट एनालिसिस में, तो उनको एक कोड में रख दिया जाता है। मतलब हर एक कोड का एक मतलब है, एक इंटरप्रिटेशन है ना। जैसे आप कम्युनिकेशन में भी पढ़ते हैं, लैंग्वेज में जो वर्ड होते हैं उसको कभी कभी हम साइंस और कोड बोलते हैं। तो जैसे मैंने एक वर्ड बोला एप्पल, तो एप्पल अपने आप में एक संकेत है, और संकेत का मतलब ही हो गया कि इसमें से कोई निष्कर्ष निकल रहा है, मतलब इसका कोई मीनिंग है। तो उसी तरीके से कंटेंट एनालिसिस में भी कोडिंग एक प्रक्रिया है जिसमें जो भी हम कोड डिवाइस करते हैं, कोड बनाते हैं, उसका एक इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बात गलत है ना, सॉरी सही है कि ये, अब देखो घुमा फिरा के ऐसे लिखा है कि कहीं नॉट लगा है, कहीं इम्पॉसिबल लगा है। तो कह रहा है कि जो हम कोडिंग मैनुअल बनाते हैं ये असंभव है कि वो कोई जो इंटरप्रिटेशन है वो ना दे, मतलब ऐसा कोई कोड नहीं है। ये इम्पॉसिबल है कि कोई कोड भी हो और उसका कोई इंटरप्रिटेशन ना हो, जो कि सही बात है कि हर कोड का इंटरप्रिटेशन होता है, कहने का मतलब ये है, लेकिन वो घुमा के दिया है। 2 बार नॉट लगा है ना, इम्पॉसिबल और नॉट, तो 2 बार जहां नॉट लगा है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाता है, तो ये बात सही हो जाएगी। ओके, क्या इसमें गलत है? गलत है, कंटेंट एनालिसिस लैक्स ट्रांसपेरेंसी। तो ऐसा नहीं है भाई, जब भी हम कोई रिसर्च की मेथोडोलॉजी यूज करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव होती है पहली बात, और दूसरी ट्रांसपेरेंट होती है। तो इसमें कुछ भी बात को छुपाया नहीं जाता। किसी मेथड में यदि कोई बात को छुपाया जाए तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी की कमी होना। तो यहाँ बी पॉइंट गलत हो जाएगा, बाकी जितने भी हैं ए सी डी ये सारे पॉइंट सही हो जाएंगे। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन अगस्त 2024 से कम्युनिकेशन सेक्शन से लिया गया है। यहां कह रहा है 3 मेजर एक्शंस इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आर। कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में 3 पॉइंट्स कौन से आते हैं, है ना। मेजर एक्शंस इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, 3 मेजर पॉइंट कौन से आते हैं कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में? रिसीविंग, सेंडिंग, रिव्यूइंग, इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग। तो ये अच्छी बात है कि इन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया है कि 3 ही पॉइंट आपको पिक करने हैं। अगर नहीं भी दिया होता तो आपको बेसिक मॉडल्स मैंने पढ़ाए हुए हैं, जो जो टर्म मैंने समझाए हैं आपको वो टर्म पिक करने हैं, जो टर्म्स उसके बाहर के हैं वो आपको हटा देने हैं। तो रिसीविंग होती है मैसेज की, रिसीवर जो होता है मैसेज रिसीव करता है, सेंडर मैसेज को सेंड करता है। इसके बाद जो रिसीवर होता है जब मैसेज रिसीव करता है तो उसे इंटरप्रेट करता है, यानी समझने की कोशिश करता है। तो ये टर्म 3 सुने हुए हैं, बेसिक मॉडल में आते हैं। रिव्यूइंग जैसा कोई टर्म बेसिक मॉडल में नहीं आता, और एनालाइजिंग भी बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में नहीं आता। इसका मतलब ए, बी और डी यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सो गाइस ये क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2025 से क्वेश्चन है और ये कह रहा है हाउ कैन साइकोलॉजिकल बैरियर अफेक्ट क्लासरूम कम्युनिकेशन। जो साइकोलॉजिकल बैरियर है, मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ जो रोधक है कम्युनिकेशन का, वो कैसे अफेक्ट करता है किसी क्लासरूम के कम्युनिकेशन को। दे फैसिलिटेट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ये तो पॉजिटिव चीज है, हमें तो नेगेटिव ढूंढनी है क्योंकि बुरे अफेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। दे क्रिएट बायस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द मैसेज, इससे जो है जो मीनिंग को समझना है, जो इंटरप्रिटेशन है उसका, उसमें बायसेस हो जाते हैं, पक्षपात हो जाता है, और जाहिर सी बात है कि जो बायस अगर क्रिएट हो रहा है तो वो एक बुरी चीज है। फिलहाल इसको रख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। दे मेक मैसेज क्लियरर, इससे मैसेज क्लियर हो जाता है, तो बिल्कुल ये गलत है। दे एलिमिनेट मिसअंडरस्टैंडिंग, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स चली जाती हैं, तो ये भी बात पॉजिटिव हटा देंगे, और जो हमारे पास नेगेटिव बचा यानी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भाई सवाल को ध्यान से देखते हैं। जून 2024 में आया हुआ यह सवाल है,
कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और ये थोड़ा अलग पैटर्न है, इसमें मैच द कॉलम करके कोडिंग डिकोडिंग दिया गया है। तो पहले सेक्शन में यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं जैसे बोल्ट, रिंग, सोल्ड एंड फ्रॉम, और यहाँ पे इनको कोड करके लिखा गया है 52, 50, 49 एंड 48, और आपको मिलाना है कि इसमें से कौन सा जो वर्ड है वो किस नंबर को से रिलेटेड है या किस नंबर को करस्पॉन्ड करता है। तो आपको क्या करना है, बहुत इजी है। आपको जब भी एग्जाम में आपके सामने ऐसा सवाल आएगा, आपको क्या करना है, आपको तुरंत एक ऐसे एक चार्ट बना लेना है, एक सीरियल वाइज आपको ऐसे बना लेना है, हर लेटर के आगे आपको नंबर लिख देना है। तो ए के आगे 1, बी के आगे 2, वैसे जल्दी से जल्दी तक आपको Z तक 26 का आपका ये पूरा चार्ट बना देना है आपको अपने रफ वर्क पे। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हम इस शब्द को लेते हैं जो कि है बोल्ट, BOLT। आपको क्या करना है, B के बगल में जो नंबर है, O के बगल में जो नंबर है, L के बगल में जो नंबर है और T के बगल में जो नंबर है वो लिख देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल B के बगल में लिखा है 2, तो आप यहाँ पे 2 लिख दोगे। O के नीचे लिखा है 15, तो आप 15 लिख दोगे। फिर L देखें तो L के नीचे लिखा है 12, तो यहाँ पे आप 12 लिख दोगे। और T के नीचे लिखा है 20, तो यहाँ पे आप 20 लिख दोगे। अब आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे जो आंसर आया है वो इन नंबरों को क्या करने पे आया होगा। 99% केसेस में इन सभी नंबरों को जब आप प्लस कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में यही हो, बट यहाँ पे आप थोड़ा देखें ध्यान से, थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करेंगे और 2, 15, 12, 20 को अगर आप प्लस करते हैं तो आप देखते हैं कि इसका टोटल जो है वो 49 आ जाता है। तो मतलब यही है, आपको डिकोड करने का तरीका मिल गया कि ये जो जितने लेटर्स हैं इन सबको आप नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे और जब आप इनको प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें पता चल गया बोल्ट के जितने भी नंबर्स हैं इनको जब हम प्लस कर दें तो 49 आता है, यानी ए का थर्ड होगा। और अगर ऑप्शन में देखें तो ए का यहाँ पे थर्ड लिखा हुआ है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे ए का 3 है, बाकी किसी दूसरे ऑप्शन में ऐसा नहीं। लेकिन मान लीजिए किसी सवाल में होता है कि भाई मान लीजिए किसी दूसरे ऑप्शन में भी ए का थर्ड लिखा हो, ऐसे केस में आप जल्दी से किसी दूसरे वर्ड को भी लेके आप नंबर में कन्वर्ट करके उसे जोड़ लें तो आपको पता लग जाएगा कि इसका जो है आंसर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल बी का यहाँ 4 आ रहा है, तो रिंग को जब आप इसके लेटर्स आप प्लस करोगे तो ये 48 आ जाएगा जब ये सारे आप नंबर्स प्लस करोगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ईजी है, भले मैच द कॉलम दिया हो या किसी भी दूसरे तरीके से आपको सारे लेटर्स को प्लस कर देना होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 सही है। ये क्वेश्चन दिसंबर 2023 से है, पीपल एनवायरनमेंट सेक्शन से, और ये क्वेश्चन है MDG और SDG से। तो आइए देख लेते हैं क्या है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला कह रहा है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यानी कि MDG, इसको बनाया गया था मेनली, इसका टारगेट था डेवलपिंग या पुअर कंट्रीज। स्टेटमेंट 2 कहता है कि जबकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDG थे उनका जो टारगेट है वो सभी प्रकार की कंट्रीज थी, चाहे डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो या पुअर हो। तो यहाँ पे दोनों बातें सही हैं, क्योंकि जैसा हमें पता है कि सबसे पहले आया था MDG सन 2000 में आया था, 15 साल का टारगेट था, और इसमें बेसिकली फोकस किया गया था डेवलपिंग कंट्रीज को या पुअर कंट्रीज को, कि उनको भाई कोई भूखा ना मरे और सबको जो है रोजगार मिले, सबको खाने को मिले, सबको सबकी आमदनी बढ़े एंड सो ऑन, ये सब उसके अंदर गोल्स थे। लेकिन इसके बाद MDG जब 2015 में खत्म हो गया तो उसके बाद जो SDG आया 2015 से 2030 तक, यानी कि अभी भी SDG पे काम चल रहा है कई कंट्रीज का, इसमें हमारे गोल्स बहुत बढ़ गए और इसमें सारे की सारी बातें डाल दी। केवल खाने से रिलेटेड या सफाई से रिलेटेड नहीं, वो तो चीज़ें थी ही, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज के नेशंस के जो मुद्दे हैं उनको भी डाला गया, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सबकी प्रोस्पेरिटी एक साथ हो, सारे जो देश हैं एक दूसरे से कोऑपरेट करें। तो इस मतलब SDG जो है उसका एरिया बहुत बड़ा था, उसमें पूरी दुनिया एक तरीके से सम्मिलित है, चाहे डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, जबकि MDG बनाया गया था स्पेसिफिकली केवल गरीब देशों के लिए या डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, यानी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। सो गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस और जो कंसेप्ट्स है वो आपके क्लियर हुए होंगे इस वीडियो से।
तो जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि भाई हमारा जो फुल कोर्स है वो अवेलेबल है हमारी पेड ऐप और वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी मिलते हैं, उसी जगह पे लेक्चर्स भी मिलते हैं, साथ में ही अगर आप चीजों को देखते हुए चलते हैं तो आपका रिवीजन काफी अच्छे तरीके से होता है, सब कुछ एक पेज पे आपको मिलता है। इसमें 20 से ज्यादा लेक्चर्स फ्री हैं, तो वो डेमो के रूप में आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एग्जाम से पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस बार बार लगाना चाहते हैं, अलग अलग ईयर से मिक्स्ड होकर के क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं या बिल्कुल ईयर वाइज अलग लगाना चाहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे 100 से ज्यादा क्वेश्चंस डेमो के रूप में दिए हैं। क्या काम करता है, कैसे काम करता है, अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही पेमेंट करें। और कुछ भी आपको यदि पूछना है तो ये जो नंबर है इस पे चैट जरूर से कर दें, ताकि जो भी वीडियो ट्यूटोरियल है या जो भी गाइडेंस है वो आपको मैसेज और वीडियो और ऑडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो चलो गाइस, अभी के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।